बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को मेरे चैनल पे खुशामदीद। मैं वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 7 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 विच इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। साथ ही साथ हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्या होता है। इसकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकॉन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। उससे पहले मैं आपको आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। सिंपल वर्ड्स में तो आप ये कहें कि जो आउटपुट टैक्स होता है ये किसी भी जो रजिस्टर्ड पर्सन है जब वो सेल करता है तो उसको जो टैक्स पड़ता है वो आउटपुट टैक्स है। और कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जब कोई चीज़ परचेज़ करता है अपने एज ए रॉ मटेरियल, वो उसका इनपुट टैक्स होता है। और टैक्स ड्यू क्या होगा जी, जो उसका आउटपुट टैक्स है उसमें से हम इनपुट टैक्स को माइनस कर देंगे, जो उसका बचेगा वो उसका टैक्स है, वो उसने पे करना है। ये सब तमाम चीज़ें जो हैं वो सेक्शन 07 में बताई गई हैं और इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है। इसलिए हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन 07 ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। तो ये देखें, आपके सामने स्क्रीन मैंने ओपन कर दी है सेक्शन 7 की डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। उसका आगे सब सेक्शन 1 पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 8 एंड 8B फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग हिज टैक्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज मेड ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड। कि कोई भी बंदा है उसकी अब हमने टैक्स लाइबिलिटी को जो है ना वो हम उसको करने जा रहे हैं कि कितनी उसकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है। तो हम लोग जो प्रोविजन है सेक्शन 8 और 8B की उसको सामने रखेंगे। सेक्शन 8 है टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, कि ऐसा कोई भी क्रेडिट जो अलाउ नहीं है वो हम उसमें शामिल नहीं करेंगे। और साथ ही साथ हम जो है ये 8B को देखेंगे कि एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, कि कौन सा टैक्स जो है ना वो एडजस्टेबल है और कौन सा नहीं है। इस चीज़ को सामने रखते हुए हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड। किसी भी टैक्स पीरियड की जो लाइबिलिटी बनेगी उसको तो क्या है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73। सेक्शन 73 कहता है कि सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट अलाउड, के सेल्स टैक्स में कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि अलाउड नहीं हैं, उनको इसमें से हम शामिल नहीं करेंगे, हम माइनस कर देंगे। ये तीनों चीज़ें सेक्शन 8, 8B और 73, इनको हम पहले इसमें से निकाल देंगे उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है, और उसके बाद हम उसकी टैक्स लाइबिलिटी को जनरेट करेंगे। तो क्या कहते हैं जी, रजिस्टर्ड पर्सन शेल सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 बी एंटाइटल टू डिडक्ट इनपुट टैक्स, कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो एंटाइटल है कि वो इनपुट टैक्स को जो है ना माइनस कर दे। किस में से करेगा जी, पेड और पेएबल। या तो उसने पे कर दी है, पेएबल है ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ ए टैक्सेबल सप्लाईज मेड और टू मेड बाय हिम फ्रॉम द आउटपुट टैक्स। बड़ी सिंपल सी बात कि जो उसका आउटपुट टैक्स बनने जा रहा है, यानी कि जो उसने सेल करनी है और उसके ऊपर जो उसका टैक्स बनेगा वो उसमें से माइनस कर देगा अपने इनपुट टैक्स को। और इनपुट टैक्स में से भी कौन सा हिस्सा जो कि सेक्शन 8, 8B और 73 है उसमें से निकालने के बाद जो भी अमाउंट बनेगी उसमें से वो जो उसका आउटपुट टैक्स है वो पे करेगा इनपुट टैक्स को माइनस करने के बाद। इसमें एक और चीज़ शामिल कर लें, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ फर्दर टैक्स अंडर सब सेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 3। फर्दर टैक्स मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। फर्दर टैक्स क्या होता है कि जब भी एक रजिस्टर्ड पर्सन नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाईज देता है तो वो उसके बदले में 3% टैक्स खुद पे करेगा। हाँ, ये है कि वो लेता उसी से ही है 3% टैक्स, लेकिन पे वो खुद करता है। तो ये भी इनपुट टैक्स से जो है ना इसको माइनस नहीं किया जाएगा, ये अलहदा है, सेपरेट है। इसके अलावा दैट इज़ ड्यू फ्रॉम हिम और रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पीरियड एंड टू मेक सच अदर एडजस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 9। तो इसके अलावा जो तमाम जो स्पेसिफिकेशन सेक्शन 9 में दी गई हैं उनको निकाल कर जो भी वो बचेगा वो उसका आउटपुट टैक्स है, वो टैक्स वो पे करेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब सेक्शन 1 का ऑफ सेक्शन 7 का प्रोवाइज़ो।
प्रोवाइजो में क्या कहता है जी, प्रोवाइडेड दैट वेयर ए रजिस्टर्ड पर्सन डिड नॉट डिडक्ट इनपुट टैक्स विद इन द रेलिवेंट पीरियड ही मे क्लेम सच टैक्स इन रिटर्न ऑफ फॉर एनी ऑफ द 6 सक्सीडिंग टैक्स पीरियड। तो ये कह रहा है कि अगर एक बंदे ने अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया तो वो अगले 6 जो टैक्स पीरियड्स हैं उनमें वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकता है। ठीक है, मतलब एक बंदे का अगर इनपुट टैक्स एक साल में वो क्लियर नहीं करता तो वो अगले साल क्लियर कर सकता है। और सेल्स टैक्स में क्योंकि ये हर महीने का होता है तो वो अगर एक महीने में नहीं करता तो अगले महीने में अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर लेगा। चलिए अब आगे चलते हैं जी। इसके अलावा अगले प्रोवाइजो में वो कहता है कि अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स अनलेस, कि कोई भी बंदा जो है ना वो इनपुट टैक्स को क्लेम नहीं कर सकता अनलेस कि जब तक in case of claim for input tax is respect of taxable supplies made he holds a tax invoice, कि उसके पास टैक्स इन्वॉइस मौजूद होनी चाहिए जिस पे उसने इनपुट टैक्स अपना क्लेम करना है, यानी कि उसने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से ही रॉ मटेरियल ख़रीदा हो, इन हिज नेम जो उसके नाम से हो, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लगा हो सेल्स टैक्स का, इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई और इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गैस अ बिल बियरिंग हिज रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस वेयर द कनेक्शन इज़ इंस्टॉल्ड। हाँ, अगर वो किसी रॉ मटेरियल पे इनपुट टैक्स का क्लेम नहीं कर रहा बल्कि कि वो बिल्स यूटिलिटी बिल्स पे क्लेम कर रहा है तो उसके पास वो बिल ज़रूर होना चाहिए जिसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन हो और साथ साथ एड्रेस मेंशन हो जहाँ पे वो ये मैन्युफैक्चरिंग का अमल कर रहा है। अब आगे चलते हैं, हम अगला प्रोविज़ो पढ़ते हैं। सब सेक्शन 2 का पार्ट 2 हम पढ़ते हैं कि वो कह रहा है कि जी इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू पाकिस्तान ही होल्ड्स बिल ऑफ एंट्री और गुड्स डिक्लेरेशन इन हिज नेम एंड शोइंग हिज सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, कि अगर चीज़ें वो इंपोर्ट की हैं उसने और उसके ऊपर उसने इनपुट टैक्स क्लेम करना है तो इसमें उसके पास जो गुड्स डिक्लेरेशन है, जो जीडीज़ हैं और जो बिल ऑफ एंट्री है वो उसके पास मौजूद होना चाहिए जिसके ऊपर उसका सेल्स टैक्स नंबर मेंशन हो, साथ साथ उसका नाम वगैरह मेंशन हो। ये तमाम रूल्स जो हैं ना ये मेंशन है, प्रेस्क्राइब्ड हैं सेक्शन 79, सेक्शन 81 और सेक्शन 104 ऑफ कस्टम एक्ट 1969। तो ये कस्टम एक्ट के 1969 जो कस्टम एक्ट उसमें ये रूल्स मेंशन है। इसके अलावा इसका थर्ड पार्ट कहता है जी इन केस ऑफ गुड परचेज इन ऑक्शन, अब अगर एक चीज़ उसने ऑक्शन में परचेज़ की है तो उसका जो है ना ट्रेजरी चालान उसके पास होना चाहिए, डेफिनेटली उसका नाम, उसका सेल्स टैक्स नंबर उसके ऊपर मेंशन हो। अगर ये चीज़ें वो पूरी नहीं करता तो वो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेगा। अब मैं आपको देने जा रहा हूँ इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स की एग्जाम्पल, मैं आपको समझाऊंगा, इंशाल्लाह ताला आपको इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स क्लियर हो जाएगा। तो सिंपल बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आउटपुट टैक्स वो है कि जी जो एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर अपनी सेल पर उसको टैक्स पे करना पड़ता है और इनपुट वो है जो वो परचेजेस पे पे करता है। जो आउटपुट टैक्स है वो डेफिनेटली एंड कंज्यूमर से ही लेता है, लेकिन क्योंकि उसने इनपुट टैक्स पे किया होता है उसकी लायबिलिटी जो अगर 100 रुपीज़ बन रही है उसमें से अगर वो 50 ऑलरेडी दे चुका है, 50 अब कलेक्ट कर रहा है तो वो उसमें से 100 में से 50 माइनस करेगा और 50 ही जमा करवाएगा जो उसका टैक्स ड्यू है। तो एग्जांपल मैं आपको सामने कोड करने जा रहा हूँ। देखें कि एक बंदा है, उसने इफ़ अ रजिस्टर्ड पर्सन परचेज गुड्स ऑफ ₹100, एक बंदे ने अगर 100 रुपये की चीज़ें ख़रीदी हैं और उसके ऊपर उसने 15 रुपये टैक्स पे किया है 15% के हिसाब से, तो टोटल अमाउंट उसने कितनी पे की जी? जी बिल्कुल 115 रुपये। अब यही बंदा जब इसको वैल्यू एडिट करता है और वही चीज़ वो 200 रुपये की बनाता है, उस पे 15% टैक्स क्लेम करता है, तो जी उसके ऊपर 15% जब टैक्स क्लेम करेगा तो वो चीज़ कितनी हो जाएगी? 200 पे 30 रुपये उसमें ऐड हो जाएंगे, तो कितने की चीज़ हुई वो? 230 रुपये की। अब उसका आउटपुट टैक्स कितना बन रहा है जी? 30 रुपये। क्यों? क्योंकि उसने 200 रुपये के ऊपर 15% के हिसाब से टैक्स चार्ज करना है। अब इनपुट टैक्स वो कितना पे कर चुका है उसी चीज़ के ऊपर, जब उसको वैल्यू एडिशन से पहले 15% के हिसाब से वो जो मतलब एज ए रॉ मटेरियल उसने 100 रुपये की चीज़ ली थी, 15% उसने पे किया तो उसने 15 रुपये ऑलरेडी पे कर दिए। तो अब टैक्स ड्यू उसका क्या बना? उसका टैक्स ड्यू बन रहा है जी 30 रुपीज़ 15% के हिसाब से, क्योंकि वो 200 रुपये की चीज़ सेल कर रहा है, लेकिन इसमें से वो ऑलरेडी क्योंकि पे कर चुका हुआ है 15 रुपये, तो 30 में से 15 रुपये माइनस हो जाएंगे और उसका टैक्स ड्यू जो है ना वो 15 रुपये बन जाएगा। तो ये है जी आउटपुट और इनपुट टैक्स की एक मिसाल आपके सामने है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन 7 और आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुझे क्वेश्चन ज़रूर पुट करें। अपना ख्याल रखिएगा जी। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे मुलाकात होगी अगले सेक्शन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।